प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक अपना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसका जो मतलब टॉपिक आता है वो रेजिस्टेंस से ही आता है। आपने जो प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है या उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगर मान लो हम मान लेते हैं कि अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है वो क्या है, मान लो ए है, और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या मान लो एल है, ठीक है। एल लंबाई का, एल लेंथ का ए क्रॉस सेक्शन एरिया वाला अपने पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता था, अगर अपन टेम्परेचर वगैरह सब क्या कर दें, कांस्टेंट रख ले, तो इनके दो चीज़ों पर आप देखोगे तो इस पे क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो अपने को कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे लेना है रेजिस्टेंस में। इसकी टॉपिक जो है वो रेजिस्टेंस से ही आएगा, बट सारे फैक्टर नहीं लेना है अपने को, कौन कौन से फैक्टर इसमें लेना है। तो जैसे ये लंबाई है, लेंथ, तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर अपन किसी कंडक्टर का लेंथ क्या कर दें, अगर बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, ठीक है ना। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। कहने का मतलब वायर जितना मोटा होगा, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा उतना ही क्या होगा, कम। अब वायर जितना पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है, क्लियर। इन दोनों को अगर अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन, मान लो इसको सेकंड, तो दोनों को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एल अपॉन ए, ठीक है, क्लियर। तो इसका प्रोपोर्शनल हटाने पर अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, रो इंटू एल अपॉन ए। ये जो रो है यही क्या है, रजिस्टिविटी है, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आई है, ये जो रो आया है, इसी को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता बोल लो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल लो, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। ठीक, यानी कि ये अपन का जो रो आया है ये कहाँ से आया, तो ये अपन कौन कौन सा फैक्टर ले रहे हैं रेजिस्टेंस का। तो जो रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है वो चालक यानी कंडक्टर की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। प्रतिरोध जो है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। अब ये तो पता ही होगा कि अगर मान लो अपन इसका, अच्छा, रजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला निकालोगे यहाँ से, तो रजिस्टिविटी रो बराबर क्या आएगा, है ना, रजिस्टिविटी रो इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ये आपका बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की नई फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर आप इसका भी क्या करोगे, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात करें तो ये किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, तो आया कहाँ से है, रजिस्टेंस से ही फॉर्मूले से आया है, ठीक है। रजिस्टिविटी जो है वो कहाँ से आया है, रजिस्टेंस से ही आया है। तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, प्रतिरोध है, बस ये कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई होता है, वो अभी जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। मेन जो डेरिवेशन आया है वो कहाँ से आया, रजिस्टेंस से, तो ये भी एक प्रकार का रजिस्टेंस ही है, ठीक है। बस ये है कि इसमें कुछ कंडीशन या लिमिट लग जाती है। तो रजिस्टेंस किस प्रकार की क्वांटिटी थी, स्केलर, प्रतिरोध जो था वो अदिश राशि है, तो रजिस्टिविटी जो है ये भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो यूनिट क्या बनेगी, ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ये एरिया है मीटर का स्क्वायर, ये लंबाई है मीटर, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओम मीटर, ये इसका क्या हो गया, यूनिट,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का याद है, mL2T⁻³ ये रेजिस्टेंस बस का है। हाँ तो फिर इसको अगर मिलाएंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 है ना, A⁻²है। तो ये हो गया आपका क्या, खाली रेजिस्टेंस का, और ये लंबाई है तो इसके लिए एक यल और ऐड हो जाएगा, तो यल की पावर कितनी हो जाएगी, 3, या यल की पावर 3, T⁻3 क्लियर। और अगर मान लो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर रेजिस्टेंस का नहीं याद है तो इसका जो बेसिक फार्मूला याद किए हो रेजिस्टेंस का उसको ध्यान में रखना। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, आर इज इक्वल टू ओम के नियम से भी अपॉन आई आया था, है ना, इंटू ए अपॉन एल। अब भी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, फंडामेंटल में लेके जाना है पूरा। भी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और आई इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या क्यू इक्वल टू आई इंटू टी भी लिख सकते हो। बटे में आई है, क्यू को अपन क्या कर देते हैं आई इंटू टी, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर टी इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हो, डब्ल्यू जो है वो क्या है, वर्क है, वर्क का तो पता ही है, mL2T⁻²। फिर ये क्या है, एरिया है ना, तो एल की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, हो गया, इसमें अब ये यहाँ पे रखा रहेंगे, देखते हैं, एल की पावर 2 एरिया ही है ना, हाँ ये नीचे लंबाई है तो एक एल और आ जाएगा इधर, ये नीचे, और ये आई के लिए तो क्या यूज करते हैं, ए ही यूज करते हैं ना, ये हो जाएगा ए की पावर 2, और टी के लिए टी यूज करेंगे ये। अब जैसे ये से ये कट जाएगा, और यहाँ से ए की पावर, अब इसमें देखो अब कुछ कटने वाली चीज़ तो है नहीं, तो कितना बचा, एम, एल की पावर 2 और एक एल बचा, तो कितना हो गया 3, टी की पावर -2, एक टी नीचे ऊपर ले जाओ तो टी की पावर -3, ए की पावर 2 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया, चलो कंप्लीट करो। चलो, तो फॉर्मूला रजिस्टिविटी का क्या फॉर्म में आया, कहाँ आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना, यहाँ जो रो है यही क्या है, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, आर, ठीक है ना, ये रो जो है इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ये रजिस्टिविटी। तो अगर इसमें ये देखा जाए कि अगर अपन क्या कर लेते हैं, लंबाई जो है, लेंथ जो है वो क्या कर लेते हैं 1 मीटर, ठीक है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारा जो आर आएगा, यानी कि जो एल इजक्ल टू 1 मीटर और ए इजक्ल टू 1 मीटर स्क्वायर रखने पर जो हमारा आर आएगा वो किसके बराबर आएगा, रो के बराबर, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हो कि पर यूनिट लंबाई और 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर का जो रजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाती है, उसकी रजिस्टिविटी। अब एक बात बताओ, मतलब ये तो मान लो ये बोलिए, ये पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लिया मतलब पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, या पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर का जो रजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसकी रजिस्टिविटी, ठीक है ना। प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो लेंथ हम क्या कर लिए 1 मीटर ले लिए हैं, लेंथ कितना है 1 मीटर, और एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी कि 1 इंटू 1 करूँगा तो कितना आएगा 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम का जो रजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसकी रजिस्टिविटी। दोनों तरीके का डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप इनको अलग अलग बोलोगे तो पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर का जो रजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसकी रजिस्टिविटी। प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोधकता।
अब इसको इतना लंबा ना बोल के अगर वॉल्यूम के फॉर्म में भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन के चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोधकता। क्लियर हो गया। पर यूनिट वॉल्यूम का, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है प्रति एकांक आयतन यानी पर यूनिट वॉल्यूम का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, भाई यहाँ L इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर रखने के बाद हमारा जो रजिस्टिविटी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है ना। लेकिन ये रजिस्टिविटी, अब देखो यहाँ पे रजिस्टिविटी एक प्रकार का क्या है, रेजिस्टेंस। ये बस एक कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, वो है क्या, लंबाई 1 मीटर लो, अक्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का लो, तब जो रेजिस्टेंस आएगा उस कंडक्टर का उसको रजिस्टिविटी बोलेंगे। या ऐसा बोल लो कि पर यूनिट वॉल्यूम का क्या, पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है वही कंडक्टर का क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में सबसे बड़ा यही डिफरेंस है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है ये दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों कंडक्टर के क्या है, एक प्रकार के गुण हैं, दोनों का काम वही है करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। लेकिन रेजिस्टेंस जो है यानी प्रतिरोध जो है वो पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, पूरे कंडक्टर की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके पर यूनिट वॉल्यूम का है। समझ गए, ये क्या है, ये पूरे चालक का गुण है, पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पूरे चालक का गुण नहीं है, ये चालक के प्रति एकांक आयतन का गुण है। आई बात समझ में। जैसे मान लो हम क्या कर लिए, सेम सेम मेटल का मैंने 2 कंडक्टर ले रखा है, मतलब 2 तार ले रखा है मैंने, मेटल दोनों सेम है। जैसे मान लो कॉपर का ले लो, ठीक है ना। तो 2 हमने वायर लिए कॉपर के, ठीक, एक मैंने ले लिया क्या 10 मीटर का ले लिया और एक मैंने 5 मीटर का ले लिया। अब जरा ये बताओ दोनों में से रजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, रजिस्टिविटी। ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी रजिस्टिविटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम का प्रॉपर्टी है। मैंने कंडक्टर दोनों सेम ही ले रखा था, मैंने कॉपर का ही तार दिया था तुमको, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आप चाहे इस वाले कॉपर का निकाल लो चाहे इस वाले का, भाई दोनों का नेचर सेम है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम का तो सेम ही आएगा। बस जिसकी लंबाई ज़्यादा, रजिस्टेंस पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, तो तुम कंडक्टर की लंबाई अगर बढ़ाओगे तो रजिस्टेंस तुमको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, पर यूनिट का है। तो तुम रजिस्टेंस, तुम चालक यानी पदार्थ यानी जो तार है चाहे जितना लंबा ले लो, पर यूनिट वॉल्यूम का निकालोगे तो दोनों में सेम आएगा। बस ये कि कंडक्टर अलग अलग नेचर का नहीं होना चाहिए, सेम नेचर का, मतलब सेम मेटल का हो। तब अगर हम मेटल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो फिर उसका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना क्या समझा रहा हूँ, मैटर नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं। मान लो अगर आप कॉपर का ही ले रहे हो, एक दूसरा वायर ले लो, मान लो एक छोटा सा वायर मैंने ले लिया, ये ए और ये मान लो बी है, लेकिन दोनों काहे के हैं, कॉपर के ही ये। तो ये जैसे मान लो आर ए जो है वो आर बी के बराबर नहीं होगा, लेकिन रजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मैटर के। लेकिन अगर मान लो मैंने ये मैटर अलग अलग ले लिया, अलग अलग पदार्थ के मैंने दोनों कंडक्टर ले लिए, तो फिर रजिस्टेंस के साथ साथ रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान में रखे रहना कि रजिस्टेंस पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर अपन किसी भी कंडक्टर का, एक कंडक्टर ले लो और उसकी अगर आप लंबाई चौड़ाई क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे,
तो दोनों में से किस में फ़र्क पड़ेगा? इसमें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैटर जब वही रहना चाहिए तब। कोई डाउट? ठीक है, चलो तो लिख लो इसके बारे में। चलो, रजिस्टेंस जो रजिस्टिविटी जो होती है किसी भी कंडक्टर का, जो प्रतिरोधकता होता है चालक पदार्थ का, वो इसके लंबाई और एरिया पर तो डिपेंड करता नहीं, ठीक है ना। तो किस पर डिपेंड करता है, ये कैसे, अब ये कैसे पता करेंगे? तो जो ओम्स लॉ से, जो ओम्स लॉ का जो डेराइव किए थे, डेरिवेशन फाइंड किए थे, ठीक है ना, तो उससे जो हमने रजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। पहले तो ये लिख दो कि ये किस किस पर निर्भरता है रजिस्टिविटी की, को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये कैसे पता करेंगे? तो जो हमने रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या किया था, डेराइव किया था ओम्स लॉ के डेरिवेशन से, ठीक है। तो वो क्या निकाले थे? आर इज इक्वल टू क्या आया था बताओ? एन, एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना, ठीक है। ये एल अपॉन ए को क्या कर दो, अलग कर दो, ठीक है ना। अभी क्या निकाले थे, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखे रहना, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो अगर इस रजिस्टेंस के फॉर्मूले से मैं एल अपॉन ए को क्या कर दूं, अलग कर लूं, एल अपॉन ए, तो हमारे पास अब बचेगा क्या, एल अपॉन ए को अलग कर दो तो 2m अपॉन ये बचेगा इतना। यानी कि ये देखो, अगर अपन इस फॉर्मूले को कंपैरिजन करें तो हमारा जो रो निकल के आ रहा है, यानी एक आर इजिकल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। तो अगर आप इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो हमारा रो का जो फॉर्मूला निकल के आता है डिपेंडेंट वाला, एक तो वहाँ से आप रो इजिकल टू निकाल लेते हो क्या, आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, वो एरिया और लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। तो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो कैसे पता करते हैं? तो जो हमने ओम लॉ को डेराइव किया था, ओम के नियम की व्युत्पत्ति जो हमने की थी, वो भी अपॉन आई इक्वल टू जो निकाले थे, तो भी अपॉन आई को क्या बोलते हैं, आर। और इसका फॉर्मूला क्या आया था, ये। अब अभी आर इक्वल टू हमने निकाला रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। तो अब अगर इससे एल अपॉन ए अगर हम क्या कर दें, अलग कर दें, तो अपना ये जो बाकी का ये जो बचा, ये किसकी जगह पे आ रहा है, रो की जगह पे ना। अगर अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो आर की जगह आर है, एल अपॉन ए की जगह एल अपॉन ए है, यहाँ पे रो की जगह पे ये, यानी कि जो रो है वो क्या आएगा, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकालोगे कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास वो तो कांस्टेंट रहेगा। यानी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, इस पर डिपेंड करेगा ये, है ना। क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि अगर आप अलग अलग मैटर लोगे, अलग अलग पदार्थ का चालक लोगे, तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या बोलते हैं, प्रकृति, नेचर, क्या बोलते थे, नेचर। यानी रजिस्टिविटी जो है वो मैटर, यानी कि जो पदार्थ है, जो भी पदार्थ आप या जो भी चालक पदार्थ आप ले रहे हो, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? अब प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, तो जो रो है वो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर के पास, अगर मान लो किसी चालक तार के पास प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसकी रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो है, पर कौन सी वाली, फ्री, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी सीधी सी बात है, जिसके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसका रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी भी आप एक प्रकार का रजिस्टेंस ही समझना, जो जो आप रजिस्टेंस के लिए वो करोगे, एनालाइज करोगे, वही इसके लिए भी करोगे। बस ये है कि रजिस्टेंस पूरे कंडक्टर की बात की जाती है, रजिस्टिविटी उसके पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बात की जाती है। तो रजिस्टेंस लंबाई और एरिया पर डिपेंड करता है, पर रजिस्टिविटी जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है ना। तो किन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला निकाले हो, यहाँ से पता चल रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, एन, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नेचर की बात करते हैं। तो रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और वो प्रकृति किससे डिसाइड करते हैं, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से। जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उसकी रजिस्टिविटी उतनी कम होगी, है ना। और जिसके पास प्रति एकांक आयतन में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उसकी रजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही रहता है। ये क्या है, टाउ, है ना। रिलैक्सेशन टाइम, क्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, दो लगातार एटम से टकराने में, इलेक्ट्रॉन को टकराने में जितना समय लगता है। तो इसका डिपेंडेंस हम लोग किससे निकाल रहे थे, टेम्परेचर से। इसका कनेक्शन टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो दो लगातार एटम से टकराने में समय क्या होगा, कम लगेगा। आई बात समझ में। यानी कि अगर अपन टेम्परेचर क्या करते हैं, अगर दूसरा चीज़ देखें तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी तापमान पर। अब तापमान पर कैसे निर्भर करता है, तब इसको कैसे निकालोगे, तो क्या बोला कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत। यानी कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के अगर हिसाब से देखा जाए तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट। मतलब है पूरा वही चीज़ है, जैसा जैसा आपने रजिस्टेंस के लिए निकाला था वही रजिस्टिविटी बोला ना। रजिस्टिविटी भी एक प्रकार का क्या है, रजिस्टेंस ही है ना। तो जो जो रेजिस्टेंस जिन जिन प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है वो भी इस पर डिपेंड कर रहा है। बस एक चीज़ आपको छोड़ देना है, क्या, लंबाई और एरिया। कोई डाउट, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी कंडक्टर के जो लंबाई है, लेंथ है, अगर उसको बढ़ा के क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, पहले के कंपैरिजन में 2 टाइम्स क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए लेंथ, तो उसके रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब, अब ये तो पता ही है कि लंबाई वगैरह बढ़ाने पर रजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि कितने गुना बढ़ेगा, ये बताना है। ठीक है, तो ये बताओ, रेजिस्टेंस का भी जो अपन लोग लंबाई और एरिया के फॉर्म में जो फॉर्मूला निकाले, तो आर इज इक्वल टू क्या निकाले थे, रो इंटू एल अपॉन ए। कंडक्टर तो वही है, कंडक्टर तो अपन चेंज कर नहीं रहे हैं, बस उसी को पकड़ के खींच के उसकी लंबाई क्या कर रहे हैं, दो गुना बढ़ा रहे हैं। तो रजिस्टिविटी यानी जो उसकी प्रतिरोधकता है वो तो वही रहेगी, कांस्टेंट। नहीं, रजिस्टिविटी जो है वो लंबाई और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, वो पर यूनिट वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है। तो तुम उसको भले चाहे कितना भी, उसी वायर को चाहे कितना भी बढ़ा घटा दो खींच के, उसके पर यूनिट वॉल्यूम का प्रतिरोध उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो ये चीज़ नहीं चेंज होगी, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मान लो अगर लंबाई L1 है और एरिया A1 है, उसका रजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1 मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट भी समझ ले, क्वेश्चन के साथ साथ एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछा ली हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, एक प्रकार का ये टॉपिक ही समझ लो कि अगर हमको अलग अलग लेंथ का एक लंबाई का रेजिस्टेंस वगैरह दे दे और घटा बढ़ा के, जरूरी नहीं कि लंबाई के ही ऊपर क्वेश्चन हो, एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है इसको पहले समझो। तो हम मान लेते हैं कि L1 लंबाई है और उसका एरिया A1 है, तो उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, R1। तो R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन, जहाँ रो क्या है उसकी रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम का रजिस्टेंस। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई बढ़ा के हमने क्या कर दिया है, दो गुना कर दिया है। तो अभी दो गुना छोड़ दो, मान लो इसकी लंबाई बढ़ा के L2 कर दिया, कितना कर दिया, L2 लंबाई उसकी बढ़ा दी है, तो लंबाई आप L2 मान लो। ठीक है ना, तो एरिया भी तो क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ाओगे तो एरिया चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, तो वो मान लो A2 हो गया। कितना हो गया, A2। तो रजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, R2 मान लो, लेकिन रजिस्टिविटी वही रहेगी ना। तो R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2, ये मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो,
डिवाइड कर दो, तो R2/R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये अपॉन ये करोगे, रो से रो इंटू L2/A2 डिवाइडेड बाय रो इंटू L1/A1, ये से ये कैंसिल। तो यहाँ देखो L2/L1 रहेगा, एरिया पलट जाएगा, A1/A2 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे जो डेरिवेशन बन जाएगा अलग अलग लंबाई और एरिया के लिए रेजिस्टेंस का, तो क्या बन गया, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2। ये अपना मेन है, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन हमको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें केवल लंबाई दे रखा है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। अपना मेन फॉर्मूला जो निकला है, जैसे अपने को बताना है कि लंबाई बढ़ा के 2 गुना कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमको R2 के बारे में बताना है, तो वो केवल लंबाई के बारे में बात की है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो मतलब मुझे ये पूरा फॉर्मूला जो है वो केवल लेंथ के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरी वैल्यू बैठी हुई, जब तक ये बैठा रहेगा तब तक आप लेंथ के बस कंपैरिजन करके नहीं बता पाओगे। यानी अपने को ये जो R2/R1 का जो फॉर्मूला आया है, ये केवल मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, लेंथ के फॉर्म में, लंबाई के फॉर्म में। मतलब यहाँ से इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब इसको कैसे हटाओगे, मतलब इसकी जगह पे क्या चीज़ लाए, तो लंबाई वगैरह। तब एक बात बताओ, हमने वायर को क्या किया है, खींचा है, तो वायर को अगर अपन क्या करते हैं, पकड़ के खींच दिए, तो उसका लंबाई और एरिया तो चेंज हो गया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी उन दोनों का चेंज नहीं हुआ है, रजिस्टिविटी की तो, और उसके बाद रजिस्टिविटी तो ठीक है, मान लो वो चेंज नहीं होगी, लेकिन और कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी भी चेंज नहीं हो रहा, उसका वॉल्यूम। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज करते हो, तो एरिया वगैरह तो मान लो ठीक है, आकृति वगैरह बदलोगे तो उसका क्षेत्रफल लंबाई वगैरह तो चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप मटेरियल चेंज नहीं करते हो उतने से ही, मतलब अपन वही मटेरियल लेके उसी को मतलब पिघला उघला के या जो भी करके आप उसको क्या कर रहे, दूसरा शेप दे रहे हो, तो दूसरे शेप देने में उसका एरिया वगैरह तो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्या चीज़ है, वॉल्यूम जो है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि जितना मटेरियल आपने यहाँ पे ले रखा है उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो उतना ही मटेरियल पूरा उसी से मैंने उसको दूसरा शेप दिया है, तो दूसरे शेप का भी जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, इक्वल। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर अपन कुछ मटेरियल ले लेते हैं और उसको एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदल देते हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही चलता है कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, आयतन बराबर रहेगा। यहाँ पे भी वही करना है कि हमने एक, मतलब हमारे पास जो कंडक्टर था, ये जैसे मान लो जो भी कंडक्टर है, अब इसकी लंबाई L1 है और एरिया क्या है, A1 है। इसको आपने खींच के इसकी लंबाई क्या कर दी, मान लो 2 टाइम्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। ये जो L2 है और ये A2 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसकी क्या कर दिया आपने, बढ़ा दी। तो दोनों में अगर हम ये बात करें कि क्या चीज़ अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका वॉल्यूम आप V1 मान लो, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1L1, और इसका वॉल्यूम क्या मान लो, V2। ये V1 बराबर A1L1 और इसका वॉल्यूम मान लो V2, तो ये क्या हो जाएगा, A2L2। लेकिन शेप चेंज करने पर कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही, केवल वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ें चेंज हो गई, यानी V1 बराबर V2। तो V1 इज इक्वल टू क्या है, A1L1, V2 इज इक्वल टू A2L2। अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो ना, A1/A2 है ना, यहाँ से A1/A2 निकालो, क्या आएगा, L2/L1। यानी कि अगर अपने को लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो एरिया हटा दो, और अगर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो लंबाई हटा दो। तो अपन A1/A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, L2/L1 लिख सकते हैं। यानी हमारा जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बनेगा, R इज इक्वल टू ये R2/R1 इज इक्वल टू, वो क्या बनेगा, इसकी जगह पे अपन L2/L1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, L2/L1 का। और अगर मान लो, यही देख लो, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 की जगह एरिया रख देते, एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो L2/L1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, A1/A2 भी रख सकते हैं। तो A1/A2 रखूंगा तो होल स्क्वायर,
तो ये फॉर्मूला समझ में आया, लंबाई और एरिया दोनों में स्क्वायर के है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देखो लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो उसके स्क्वायर के, लंबाई अगर आप 2 गुना बढ़ाओगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा, समझ गए। और एरिया में अगर बढ़ाने घटाने को बोलते हैं तो देखो ये R2 यहाँ है, A2 यहाँ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया 2 गुना बढ़ाऊंगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, रेजिस्टेंस घट जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया, विदाउट, ठीक है, यहाँ तक का फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या निकल के आया, लेंथ के फॉर्म में R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर, एरिया के फॉर्म में A1/A2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है वो लंबाई के हिसाब से पूछा था, है ना। तो R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला कि लंबाई क्या कर दी गई है, बढ़ा के 2 गुना कर दिया गया, यानी कि पहले उसकी लंबाई L1 थी, अब लंबाई जो लंबाई बढ़ा के कितना कर दिया L2, तो ये कितना है पहले वाले का 2 टाइम्स है ना, 2 गुना बढ़ाया गया है, तो L2 इजिकल टू 2L1 होगा। तो यहाँ पे जब रखोगे तो R2/R1 इजिकल टू 2L1/L1 का स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो R2/R1 इजिकल टू 4, इसको उधर भेज दो, तो R2 इजिकल टू कितना हो गया 4R1, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है यानी लंबाई बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टेंस आया है वो पहले के रेजिस्टेंस का कितने गुना हो गया, 4 गुना, समझ गए। ऐसे ही अगर 3 गुना बोल देता बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे 3L1 लिख देते, समझ गए, 9 गुना बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा घटाने के लिए अगर बोल देगा कि लंबाई घटा दी जाए, 2 गुना 3 गुना क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो स्क्वायर के ही लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा, पर कैसे, स्क्वायर के। तो जितने गुना तुम लंबाई बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर के गुना क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जितने गुना घटाओगे उसी के स्क्वायर के गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर अपन क्या बोलें कि लंबाई को बढ़ा के कितने गुना कर दिया, मान लो 4 गुना, लंबाई बढ़ा के 4 गुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ या घट जाएगा, 16 गुना, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। और अगर मान लो 5 गुना घटा दिया लंबाई तो समझ गए। यही चीज़ एरिया के लिए भी लगा सकते हो, सेम, बस इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली, देख लो R2 ऊपर है और A2 नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब अगर तुमसे ये बोला जाए कि किसी कंडक्टर का एरिया, किसी चालक पदार्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 2 गुना, तो उसका रजिस्टेंस कितने गुना बढ़ेगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो एरिया बढ़ाने पर रजिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान रखे रहना लंबाई और एरिया में, ठीक है। बाकी है दोनों के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल, ठीक है। चल, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये भी यानी पोटेंशियल है, पोटेंशियल बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो होगा बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। रेजिस्टेंस पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका तो कोनो फर्क ही ना पड़ेगा। पोटेंशियल बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ाने पर रजिस्टिविटी, जब रजिस्टेंस पोटेंशियल पर नहीं डिपेंड कर रहा तो रजिस्टिविटी कहाँ से करेगा, ठीक है ना। पढ़े थे ना अभी, रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, केवल नेचर और टेम्परेचर पर, ठीक है ना। ये दोनों गलत हो गए। लेंथ घटाने पर रजिस्टिविटी घटेगी, रजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है, केवल 2 ही चीज़ पर डिपेंड करती है ना, प्रतिरोधकता, नेचर और टेम्परेचर पर। तो ये लंबाई उम्बाई पर डिपेंड नहीं करता ना, एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ यहाँ है, टेम्परेचर घटाने पर रजिस्टिविटी घटेगी, सही कि गलत, पक्का है ना। रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो अगर इसको घटाएंगे तो वो भी क्या होगा, घटेगा, ये सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी सही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वही है, रजिस्टेंस रजिस्टिविटी टेम्परेचर दोनों का सेम है, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता टेम्परेचर पर दोनों सेम तरीके से डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है,
स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, टाउ घट जाता है, टाउ घट जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो बढ़ाने पर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर रजिस्टिविटी 4 गुना बढ़ जाएगी। रजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है क्या? एरिया 2 गुना घटाने पर रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा। भाई एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही ना, स्क्वायर के ही ना था। तो क्या निकाले थे, R2/R1 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर निकाले हो ना। वो तो वैसे भी पता है कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया अगर क्या करोगे घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, मतलब अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो उसका स्क्वायर का 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब ये वाला। सही है, समझ गए, क्लियर।